हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब भाई। आई होप सब बढ़िया होंगे और यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे जैसे जैसे हमारी ये सीरीज़ आपके पास पहुँच रही होगी। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग इस सीरीज़ का अभ्यास सीरीज़ का सेक्शन या पार्ट 5 लेकर आ गए हैं। इस पार्ट 5 में हम लोग यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखेंगे वो अभी आगे आपको मैं बताऊंगी। रही बात ये कि ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं ये वीडियो, तो मैं बता दूं कि अगर आप बीएससी बायो से हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी एजी से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक सही प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। और अगर आप ऐसे एक बच्चे हैं जो अभी इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उन लोग को भी ये बता दूँ कि इससे पहले ऑलरेडी 4 सीरीज जा चुकी है जिसमें हम लोग ने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से निकाल कर आप लोग को दिए हैं, है ना। तो आज का ये जो सीरीज है बच्चों, इसमें हम लोग पार्ट 5 में जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, कान खोल के सुन लेंगे, वो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सेल के, सेल चैप्टर जिसमें ऑर्गेनल्स आते हैं, अलग अलग प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से भी मैंने क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाया है। तो वो क्वेश्चंस को भी देखेंगे और साथ साथ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे। लास्ट का जो आप लोग के पास सीरीज गया था बच्चों, वहां पे मैंने क्वेश्चंस आप लोग को जो बताए थे वो थे आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से। बच्चों, ये सबसे टिपिकल और टफ सब्जेक्ट्स में से एक होता है ना, सब टॉपिक में से एक होता है, सब्जेक्ट्स नहीं बोलूंगी। तो ये जो टफ टॉपिक है बच्चों, इसमें से अगर आप सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस देख कर ये चाहेंगे कि पूरा चैप्टर समझ में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन आप जितने क्वेश्चंस मैंने उस सीरीज में कराए हैं, इसका जो पार्ट 4 गया था उसकी बात मैं कर रही हूँ, वहां से जितने क्वेश्चंस कराए थे अगर आप वो कर ले जाते हैं, अगर आपको याद हो जाता है तो समझेगा, अगर आप उसे समझ जाते हैं तो ये देख लीजिएगा कि वहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो इतना आप तैयारी कर लीजिएगा। रही बात इस चैप्टर को समझने की, तो चैप्टर आप जाके पढ़ सकते हैं जहाँ से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था, मैम ये चैप्टर थोड़ा टफ लग रहा है। तो बच्चों, है ये टफ चैप्टर, है ना। 11th के पोर्शन का सबसे टफ चैप्टर में से एक है फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स। अगर आप वहाँ से क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वहाँ से क्वेश्चंस तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कर ले जाएंगे। चलिए, तो बिना देरी के बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है बच्चों, ये बताता है पूरा कि इस पूरे प्रोसेस में रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स जो है वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ये सारी प्रोसेस के बारे में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बताया गया है। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है बच्चों, ये है माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। ठीक, तो आप बोलेंगे भाई ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, तो ईटीएस सिस्टम एक चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको ईटीएस सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें बच्चों नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं, ये पूरा सिस्टम बना है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर जहाँ पे ये चलता है वो है इसके मैट्रिक्स में। कहाँ चलता है? मैट्रिक्स में, मतलब अंदर का जो लिक्विड होता है। ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका बाहर का मेम्ब्रेन है, ये देखिए अंदर का मेम्ब्रेन जगह जगह पे घुमा हुआ है ऐसे, इसको क्रिस्टा बोला जाता है बच्चों। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, इसमें आप ये जो अंदर का मटीरियल देखते हैं, यहाँ पे ये डीएनए वगैरह है, ये राइबोसोम वगैरह है, तो इसके अंदर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसको क्रिस्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये भाई एक सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, और इसमें कुल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 5। यहाँ पे पूछ रहा है तीसरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि कुछ जैसे मजदूर होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई एक ट्रक है उसमें लद कर ईंटें आते हैं, है ना, तो जब उसको एक जगह उतारा जाता है ट्रक से, तो कुछ 1-2 मजदूर होते हैं जो कि निकल कर उस ईंटे को एक दूसरे को थमाते हैं, और जिससे वो एक जगह सारा ईंटा रखा जाता है। आपको समझना है कि वो ईंटें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो मजदूर है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। और टोटल यहाँ पे बता दूं मैं, कॉम्प्लेक्स कितने बन रहे हैं? 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, 5 कॉम्प्लेक्स इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5वां, यहाँ पे जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है उसका नाम बताइए। तो बता दूं मैं, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस,
नाम आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। कॉम्प्लेक्स सेकेंड को बोलते हैं FADH डिहाइड्रोजिनेज। या तो आप इसे लिख सकते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर है साइटोक्रोम, CYT मतलब साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 को बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और 5वें कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ATP सिंथेटेज। ये 5 कॉम्प्लेक्स है, आप इसके नाम जो है बच्चों वो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा है तीसरे कॉम्प्लेक्स, तो आपके सामने है ही, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है साइटोक्रोम C, NADH डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और FADH2। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपके सामने मिल ही गया है। तो ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड, क्या है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी मैंने इधर सॉल्व कराया बच्चों वो भी आपको PDF जब मिलेगा, और वो आपको पता ही है कहाँ मिलने वाला है, DNS एजुकेयर ऐप पे फ्री सेक्शन में आप चले जाएंगे जहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा और वहाँ पे जो मैंने इधर सॉल्व कराया वो भी आपको मिल जाएगा। तो प्लस पॉइंट ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने हमारे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितना ATP बनता है फॉर ईच, हर एक ATP जो कि बनता है उसके लिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने हाइड्रोजन को यहाँ पास होना पड़ता है, कितने हाइड्रोजन को पास होना पड़ता है, और F0 पास से। तो ये देखिए ATP सिंथेटेज का ये डायग्राम बना रही हूँ बच्चों, ये किसका डायग्राम है, ATP सिंथेटेज का। इसको ATP सिंथेज भी बोल सकते हैं। और ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 5th है ना, है ना। इससे पहले वाला जो भी हमने क्वेश्चन देखा उसमें ये चीज़ थी, तो ये कॉम्प्लेक्स 5th है। ये जो ATP सिंथेटेज है बच्चों, इसके 2 पार्ट होते हैं। ये वाले पार्ट को F1 बोलते हैं, ये वाले पार्ट को F0 बोलते हैं। तो जब ये यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन जब पास होता है, एक हाइड्रोजन जब अंदर से निकलकर ये बाहर जा रहा है, मैट्रिक्स की तरफ जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि हर एक ATP जो कि बनता है तभी बनेगा जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर अंदर जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कितना हाइड्रोजन पास होना चाहिए ताकि एक ATP बने। F0 पार्ट से जब ये पास होते हैं, F0 पार्ट कौन सा बच्चों, ये वाला, तो यहाँ से जब ये पास होके आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा एक ATP बनने के लिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जब यहाँ से अंदर से यहाँ आएगा, हाइड्रोजन हमेशा चार्ज रहेगा बच्चों, क्योंकि चार्ज ही, जो चार्ज पार्टिकल होता है वही मेम्ब्रेन में घुस जा सकता है, अगर उस पर चार्ज नहीं है तो वो पास नहीं कर सकता। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे ये जब हाइड्रोजन पास होगा तो बच्चों यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, जब 2 हाइड्रोजन एक बार में इधर से इधर ट्रांसफर होता है तब जाके एक ATP बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ATP बनेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे एक ATP बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रोटीन्स को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर यूज किया जाता है तो रेस्पिरेटरी कोशिएंट क्या होता है। रेस्पिरेटरी कोशिएंट बता दूं बच्चों, पहले तो रेस्पिरेटरी कोशिएंट मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब ये बताइए बच्चों कि रेस्पिरेशन प्लांट्स के लिए क्या है, ऑक्सीजन जितना मिले, है ना, और ऑक्सीजन मिलने के बाद कितना CO2 बाहर निकले, यही तो रेस्पिरेशन होता है। जैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या होता है, CO2, ये तो फोटोसिंथेसिस होता है कि CO2 और वाटर मिला तब जाके खाना बना जिसमें ग्लूकोज बनता है C6H12O6। अब यहाँ पे इसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहाँ पे ये उल्टा क्या होगा कि जब भी ये खाना टूटेगा तो वापस से ये CO2 और वाटर बन जाएगा, और ये सब तभी हो सकेगा जब इसके साथ में ऑक्सीजन आकर जुड़े।
तो ऑक्सीजन जब साथ में आएगा इस ग्लूकोज के पास में तभी जाकर ये ब्रेक होगा, तभी जाकर ये टूट पाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जब प्रोटीन्स को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने यूज किया है, मतलब यहाँ ग्लूकोज नहीं है, अब ये ग्लूकोज था, अब सपोज करते हैं इस ग्लूकोज के जगह आपके पास क्या है, प्रोटीन्स है। अगर प्रोटीन रहेगा तो यहाँ पे इस RQ की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने जो पेड क्लास के बच्चे उनको बताया RQ कैसे निकाला जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तीनों का बहुत ज़रूरी है। तो RQ जब भी हम देखेंगे प्रोटीन्स का तो इतना याद रखिएगा बच्चों, ये 1 से कम होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा देंगे, 1 से ज़्यादा ही है, एक 1.2 है वैल्यू और एक का 1.0 है। अब ऑप्शन 2 है 0.9 और 0.7, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों याद रखेंगे कि जो प्रोटीन्स जब यूज होते हैं तो वैल्यू आती है 0.7, ठीक, इसको दिमाग में रखेंगे 0.7 जब प्रोटीन्स यूज होगा, और तब जाकर जितना CO2 प्रोड्यूस होता है उसमें कितना ऑक्सीजन लगता है, ये जब हम इसको वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा RQ की वैल्यू आएगी 0.7 जब प्रोटीन यूज होगा तब, इसको दिमाग में रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है, तो बच्चों फॉस्फोराइलेशन का तो मतलब ये कि फॉस्फेट जुड़ा, और जब फॉस्फेट जुड़ा तो फॉस्फेट जुड़ा मतलब कि ATP बना। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ATP बनता है, लेकिन क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन जो फोटोसिंथेसिस में आया था। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या था? देखिए बच्चों, जब मिलते जुलते कई वर्ड मिलते हैं तो उनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है आप कंफ्यूज होकर एग्जाम पेपर में बैठ जाएंगे और गलत आंसर लगाएंगे। तो ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है बच्चों, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ATP बनता है, लेकिन कहाँ बनता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। अब इसी की जगह अगर हम वर्ड यूज करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है बच्चों, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी ATP बनता है, लेकिन कहाँ बनता है? तो पहले में दिया है ATP जब फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है सबस्ट्रेट से ADP तक। दूसरे ऑप्शन में दिया ऑक्सीडेशन होता है फॉस्फेट ग्रुप का ATP में। तीसरा दिया है ऑक्सीडेशन होता है फॉस्फेट ग्रुप का, ये तो हटा ही दीजिए। तीसरा एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ATP। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कह रहा है, सबका डेफिनेशन यही कह रहा है कि ATP बन रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कहाँ बन रहा है। तो ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे यही होगा बच्चों कि ये जो फॉर्मेशन है ATP का, एनर्जी जब इससे बाहर निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं, तब जाके जब ATP बनता है। और ये प्रोसेस जो होती है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखेंगे। एक है फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो फॉर्मेशन ATP का होता है जब एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन से, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, जो ये रिमूव होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो इसमें चलता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे को हम क्या बोलते हैं? मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के रहने पे होता है उसको एरोबिक बोलते हैं, और ऑक्सीजन जब पाया जाता है तो उसको एरोबिक बोलते हैं, और ऑक्सीजन जब कम मात्रा में बहुत या होता ही नहीं है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक बोलते हैं। एनएरोबिक मतलब वो चीज़ नहीं है, और जब ऑक्सीजन है और तब रेस्पिरेशन चलता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक। तो यहाँ पे पूछ रहा है एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे को हम और क्या बोल सकते हैं? क्या इस रेस्पिरेशन में क्या होता है? पहला है कैटाबॉलिज्म, मतलब बच्चों होता है किसी चीज़ का टूटना, मतलब ब्रेक डाउन सिर्फ होता है। तीसरा है यहाँ पे
एम्फीबॉलिक मतलब यहाँ दो काम होता है। एम्फी का मतलब दो काम, जैसे एम्फीबियन आपने पढ़ा तो उसमें मेंढक आते हैं, क्यों? क्योंकि वो दो जगह अपनी जिंदगी जीते हैं, एक तो जमीन की सतह पे और साथ में पानी के अंदर भी। चौथा है एनाबॉलिज्म, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कुछ न कुछ बनता है, सिंथेसिस होता है, तो क्या होगा। और एम्फीबॉलिक मतलब दोनों चल रहा है, कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म, मतलब कुछ टूट भी रहा है और कुछ नया बन भी रहा है। तो ये जानते रहेंगे कि रेस्पिरेशन जब भी होता है तो हमारा जो खाना है वो तो टूटता ही है, साथ में कुछ नया बनता भी है, जैसे कि एटीपी। बिल्कुल ऐसी चीज़ होती है प्लांट्स में भी, क्योंकि टॉपिक हमारा यही से जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं वो चैप्टर आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो मतलब प्लांट्स भी जब रिस्पायर करते हैं, वो जब सांस लेते हैं, वो जब ऑक्सीजन लेते हैं, तो उनके अंदर का भी जो खाना है वो टूटता है, तब उनको एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए एम्फीबॉलिक इसको बोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक पाथवे इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्रेकडाउन भी चलता है और यहाँ पे कुछ नया बनता भी है, इसीलिए बोला गया डुअल है, दो काम हो रहा है, एक कैटाबॉलिज्म का भी और दूसरा एनाबॉलिज्म का भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओवरऑल गोल क्या है ग्लाइकोलिसिस का, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। अब बच्चों यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैं आप लोग को इस चैप्टर की ब्रीफिंग दे देती हूँ, क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको उस चैप्टर में क्या क्या है वो सारी चीज़ें बता पाऊँ, है ना, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चों। तो इसीलिए हो पाएगा, आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे लगेंगे जो कि बहुत टफ हैं। अब इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाइए उस चैप्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। समय नहीं बचता है तो क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्वेश्चंस इस तरह से लगाइए कि आपको पता होना चाहिए क्या इसका आंसर है, ठीक, ताकि आपको एग्जाम में भी बने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे तो आप वो कर ले जाएं। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो रेस्पिरेशन चलता है बच्चों, इसका मैं एक तरह से आप लोग को ब्रीफिंग दे रही हूँ, एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ, समरी दे रही हूँ एक तरह से। तो रेस्पिरेशन में बच्चों सबसे पहली जो प्रोसेस चलती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक। लिसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक करना, और ग्लाइको का है मतलब यहाँ पे ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना बच्चों वो टूटता है, ग्लूकोज टूटता है। और इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है सेल का ये साइटोप्लाज्म, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब यहाँ पे जानते रहेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, जो कि पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का, जहाँ पे ग्लूकोज टूटता है, तो ये ग्लूकोज टूट के बनता क्या है, पाइरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है, पाइरुविक एसिड बनता है। तो ये जो पाइरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज से, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, इसी को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ये सेल में कहाँ चलता है, इस साइटोप्लाज्म में चलता है। अब यहाँ पे जब ये ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना रेस्पिरेशन मतलब कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा, तो ये ग्लूकोज टूटता है और पाइरुविक एसिड बनाता है। अब ये पाइरुविक एसिड जो है ये एक दूसरा प्रोडक्ट में बदल जाता है, और वो प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल CoA है ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में जाकर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप चलाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ चलता है, तो ये याद रखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। जबकि तीसरा ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अच्छा इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला था मैट्रिक्स में होता है बच्चों, तो मैट्रिक्स में भी जानते रहेंगे कहाँ, मैट्रिक्स में भी ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसको ऑक्सीजोम बोलते हैं, वहाँ पे ये चलता है ऑक्सीजोम्स में। तो बच्चों यही 3 स्टेप में रेस्पिरेशन पूरा होता है। पहला ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज टूट के पाइरुविक एसिड बनता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन बचा हुआ ये दोनों प्रोसेस क्रेब्स साइकिल और ETS सिस्टम ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, ये जो अंदर का लिक्विड है यहाँ पे आपका क्रेब्स साइकिल चलता है, जो मैं इसको यहाँ शेड कर रही हूँ। इस इतने जगह पे बच्चों कौन सा प्रोसेस चलता है, ये क्रेब्स साइकिल चलता है। और बचा हुआ जो ऑक्सीजोम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। अब इन तीनों का काम क्या है, ये क्वेश्चन ये पूछा ओवरऑल गोल क्या उद्देश्य है क्रेब्स साइकिल का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का और ग्लाइकोलिसिस का। तो ये जानते रहेंगे सबका काम एक ही है, ATP बनाना,
ठीक। तो ये ATP बनाता है और ये जो ATP का फॉर्मेशन होगा बच्चों, अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, ATP एक स्मॉल स्टेपवाइज यूनिट्स में बनता है कि ATP एक लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बनता है। दो चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक। तो ये सोचिए कि यहाँ पे हो सकता है क्या ये छोटे छोटे यूनिट्स में बनता है या एक लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलता है। तो बच्चों ये देखेंगे तो ये छोटे छोटे यूनिट्स में बनके तैयार होता है, छोटे छोटे यूनिट्स में, स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स में एक एक स्टेप चलता है। तो ये होगा बच्चों इसका आंसर A, ठीक। तो ये A यहाँ पे इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। अभी इससे पहले यही पढ़ा हमने। ये क्वेश्चन कह रहा है ये सारे एरोबिक एनारोबिक सेल्स में होता है। अब इस प्रोसेस में ग्लूकोज किस में बदल जाता है, तो ये अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया। तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में बच्चों, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। अभी इससे पहले बताया ग्लाइकोलिसिस पहला जो स्टेप है इसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनता है और यहाँ पे यही पायरुविक एसिड बनेगा, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। इतनी चीजें हैं जो कि इसमें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच, मतलब क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक दूसरे से जोड़े रखता है उसको, ठीक। तो यहाँ पे जानते रहेंगे कि हमने अभी भी पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस जो है इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में ये जो ग्लूकोज है ये पायरुविक एसिड बन रहा है, ठीक। ये पायरुविक एसिड बन रहा है और ये साइटोप्लाज्म में चल रहा है। बाकी की प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें सबसे पहले होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के और नाम जानते रहेंगे बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है। क्रेब्स साइकिल को बोलते हैं TCA साइकिल, ट्राई, T से ट्राई, C से कार्बोक्सिलिक, A से एसिड, इसको चाहिए तो लिख लीजिए। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये इतने नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है बच्चों ये कहाँ चलती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे अलग बन रहा है, यहाँ अलग प्रोसेस चल रहा है, इस दोनों को कोई तो जोड़ के रखेगा तभी ना ये प्रोसेस यहाँ से लगातार चलती हुई यहाँ पहुँचेगी। तो कौन है वो प्रोडक्ट जो कि यहाँ से यहाँ जुड़ा रहता है, बताओ। इससे पहले मेंशन किया है मैंने, अब ऑप्शंस देखो और बताओ मुझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। अच्छा मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे जब ये सेशन खत्म होगा कि आपको यहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, ये मुझे बताएंगे आप लोग। कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे थे, कितने आपको समझ में आ रहे थे, है ना। बहुत सारे होंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि नए होंगे, मैंने आप लोग के लिए पर्सनली बनाए ताकि आप ये क्वेश्चन कर ले जाएँ। लेकिन मुझे बताएंगे जब आप पूरा एक वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताएगा आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, है ना। इतना ज़रूर करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो पायरुविक एसिड है जब ये क्रेब्स साइकिल में जाना चाहता है तो ये ऐसे ही नहीं है एंट्री लेता है, ये अपना रूप बदल देता है। और रूप कैसे बदल देता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाता है, तब जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जा पाता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनते हैं। अब यहाँ से जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको सेल साइकिल से है, सेल साइकिल नहीं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, अलग अलग ऑर्गेनल क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्लास्टिड क्या करता है, गोल्गी बॉडी क्या करता है, ER क्या करता है और ये सारे फंक्शन, लाइजोसोम्स क्या करते हैं, वैक्यूल क्या करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोग को वहाँ से दे दिया है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी है। तो आप लोग बच्चों ये जो क्रेब्स साइकिल वगैरह जो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताया, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं वो सब यही है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा पूछ देता है कई बार क्वेश्चन कि क्रेब्स साइकिल को और क्या बोलते हैं, तो ये मैंने नाम इधर लिख दिए हैं सारे, आप ये सारे नाम याद कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ पूछता है क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के भी कहाँ, मैट्रिक्स में। और तीसरा है ETS सिस्टम, वो कहाँ चलता है, ये इसके बाद चलता है और वो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीजोम में चलता है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीजोम यहाँ होता है बच्चों, ये जो अंदर की तरफ ये ऑर्गेनल लगते हुए आपको दिख रहे थे ना, इस पे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे गोल गोल, इन्हीं को ऑक्सीजोम बोला जाता है। इन्हीं ऑक्सीजोम्स में ETS सिस्टम चलता है, इसको याद रखेंगे, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस जो आगे से हमें आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके
कहाँ से? सेल यूनिट से। अब मुझे बताइए कौन सा ऑर्गेनल है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, है ना। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाता है? तो ऑप्शन में गोल्गी एपैरेटस, प्लास्टिड, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों की गोल्गी एपैरेटस जो होता है ये यहाँ पे कुछ बहुत सारे काम करता है, जैसे कि ये कुछ खाने बनाता है और साथ साथ में ये इसको जोमैटो कहा जाता है, इसको जोमैटो कहा जाता है सेल का। जैसे जोमैटो हमारे लिए क्या करता है? जोमैटो है, स्विगी है, ये सब हमारे क्या करते हैं? ये खाना बनाते नहीं हैं, ये खाने को हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट से उठाते हैं और हमारे तक लाके छोड़ देते हैं, बनाते नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह गोल्गी एपैरेटस जो है ये यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही जो बनाएगा, नहीं तो ज़्यादातर इसका काम है जो खाना बना है सेल के अंदर उसको जगह जगह पे पहुंचाना। ठीक, साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। प्लास्टिड्स का हम जानते हैं पहले। तो प्लास्टिड्स बच्चों क्या करते हैं? प्लास्टिड्स का काम है यहाँ पे, प्लास्टिड्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल में से पाए जाएंगे। और इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। अभी जो प्रीवियस आपने इसका पहले सीरीज देखा वो सारा प्रोसेस प्लास्टिड में से चल रहा था, तो इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक, लाइसोसोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? लाइसोसोम्स को एक बहुत दूसरे फेवरेट नाम है इनका जिससे जाना जाता है इनको, और वो है, इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। ये आत्महत्या कर लेते हैं तब जब सेल के उनको पता होता है कि जिस सेल के अंदर ये रह रहे हैं वो सेल अब खत्म होने वाला है, तो ये अपने आप फट जाते हैं और फटने के बाद जो इनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको ये पूरा तरह से इस पूरे सेल को ये खा जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। वैक्यूल का काम है बच्चों, वैक्यूल पानी की टंकी है, प्लांट बॉडी में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि ये पानी को इकट्ठा करती है, और इस स्पेशल तरह के वैक्यूल को बोला जाता है सैप वैक्यूल, जो कि क्या करता है? वाटर स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पे लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कौन बनाते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा गोल्गी एपैरेटस बनाता है। ठीक, गोल्गी एपैरेटस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, याद रखेंगे। ये है आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि सेल रेस्पिरेशन कौन करता है? सेल रेस्पिरेशन कौन करता है? तो अभी तो पूरा जो स्टार्टिंग के 8-9 क्वेश्चन देखे वो इसी पे से तो था कि पूरी रेस्पिरेशन कहाँ चल रही थी? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में कि गोल्गी बॉडी में? तो ये तो आप बड़े आराम से बता लेंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो पूरी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चीज़ें चल रही थी, एक था आपका क्रेब्स साइकिल और दूसरा क्या था? दूसरा था ETS सिस्टम। इसमें देखो ATP तो नहीं बनता है, इतनी चीज़ क्लियर है। और क्रेब्स साइकिल में कितना ATP बनता है बच्चों? 24 ATP यहाँ बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, और बचे हुए जितने ATP हैं वो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, और जब एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है तब बनते हैं। और टोटल बच्चों 36 ATP का नेट गेन होता है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, कई बार आपको पूछा गया, BHU जैसे पेपर में पूछता है, अब तो CUET हो गया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं कि नेट गेन कितने ATP का होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो याद रखिएगा 36 ATP बनते टोटल कितने हैं? टोटल 38 ATP बनते हैं, लेकिन 2 ATP एक जगह पे इस्तेमाल हो जाते हैं, तो नेट गेन जो होता है वो 36 ATP का होता है। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि सेल रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा बच्चों, इसका आंसर याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके में कौन सी एक ऐसी प्रोसेस है जो सब में होती है? ग्लाइकोलिसिस, TCA मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब ये दूसरा नाम है इसका क्रेब्स साइकिल। देखिए नाम दिया है ना अलग। ETS सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ऐसी इन चारों में से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो सभी में होगी, चाहे वो छोटी बॉडी हो, कोई अमीबा पैरामीशियम की बॉडी हो, ईस्ट की बॉडी हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो सब में होगी? तो याद रखिएगा बच्चों ग्लाइकोलिसिस कॉमन होता है, ग्लाइकोलिसिस सब में होगा, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे वो एनारोबिक है। ठीक, कॉमन होता है किस में? पहला एरोबिक रेस्पिरेशन में और दूसरा
एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। क्या हम इंसान एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं बच्चों? नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन खत्म है तो हम मर जाएंगे, तो हम पूरी तरह से एरोबिक आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जैसे कि ईस्ट वगैरह की बॉडी है, वो सब एनारोबिक होते हैं, है ना। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, ईस्ट वगैरह एनारोबिक होते हैं बच्चों। ये ऑक्सीजन नहीं भी हो तो भी रेस्पिरेशन कर ले जाते हैं, लेकिन सब में ये ग्लाइकोलिसिस जरूर होता है। क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, ईटीएस सिस्टम नहीं चलेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, लेकिन ग्लाइकोलिसिस जरूर चलेगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सही ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस सभी में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिड्स यूज्ड इन स्टोरिंग प्रोटीन्स। प्लास्टिड्स जो कि ऐसे टाइप का प्लास्टिड जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है, उस तरह के प्लास्टिड को क्या बोला जाता है? तो बच्चों याद रखेंगे, प्लास्टिड्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक। एक होता है माइलोप्लास्ट, एक होता है ल्यूरोप्लास्ट, एक होता है इलायोप्लास्ट। इसमें से जो प्रोटीन स्टोर करता है बच्चों उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एल्यूरोप्लास्ट, ठीक। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर पे जाके आप इन दोनों का भी फंक्शन याद करेंगे कि दोनों का फंक्शन क्या है। जो पेट कोश वाले बच्चे हैं उनको मैंने ये चीज़ें पढ़ाई है ना। आप जाएंगे ऐप में और ये वीडियो देखेंगे वापस से, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लास्टिड्स का तो बच्चों काम यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल जैसे कि रफ ईआर है, स्मूथ ईआर है, गोल्गी अपैरेटस है और माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इन चारों में से अगर हमने यहाँ पे स्टेन किया है जैनस ग्रीन। जैनस ग्रीन एक तरह का स्टेन होता है बच्चों, कलर दिया जाता है सेल और टिश्यू को जब उसको माइक्रोस्कोप में देखना होता है। आपने ये किया होगा काम, है ना। तो यहाँ पे जैनस ग्रीन जैसा स्टेन लिया है। अब इसमें से ऐसा क्या है जो कि विजिबल नहीं होगा अगर ये स्टेन ना ले? तो अगर जैनस ग्रीन नाम का स्टेन ना लें तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि नहीं दिखेगा माइक्रोस्कोप में? तो याद रखिएगा बच्चों, जैनस ग्रीन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को इससे स्टेन किया जाएगा जैनस ग्रीन से, ठीक है, तो ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप में दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइबोसोम्स के बारे में क्या सही है जो कि इन 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है? चारों में से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सही सही लिखा हुआ है, तो मुझे बताएंगे कौन सा सही है। ऑप्शंस में है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को एटीएस बोलते हैं, बिल्कुल गलत लिखा है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को हम यहाँ पे, अच्छा ये पहले जानते रहेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो गर्मी की वजह से, चलो तो यहाँ पे ये पूछा बच्चों कि राइबोसोम्स देखिए 2 तरह के होते हैं, एक होता है 70S टाइप का और एक होता है 80S टाइप का। 70S टाइप का राइबोसोम बच्चों प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह की बॉडी में ये टाइप का राइबोसोम होता है, जहाँ पे S मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होता है, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक। अब यहाँ पे 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है बच्चों ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और साथ साथ में ये 2 ऑर्गेनल और में पाया जाता है, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये कई बार पूछ देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कौन सी टाइप का राइबोसोम, अक्सर बच्चा ATS लिख के आते हैं। नहीं, दिमाग खोल के सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रोकैरियोट्स में और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ATS टाइप का राइबोसोम किसे पाया जाता है? यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। तो यहाँ पे दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये बोल रहा है कि क्या राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तीसरा दे रहा है सिर्फ ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, तो अभी तो पता है दोनों में पाए जाते हैं, तो तीसरा भी गलत दिया है। चौथा दिया है ये सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर ये बनते हैं, ठीक, ये याद रखेंगे आप। चलो नेक्स्ट है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, उस ऑर्गेनल का नाम बताइए। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं? तो बच्चों याद रखेंगे लाइसोसोम्स, जिसको अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि इसके अंदर सुसाइडल बैग इसको बोलते हैं, है ना, अभी अभी बताया। इसको और क्या बोलते हैं? कॉल्ड सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये फट जाते हैं और इनके अंदर के एंजाइम्स बाहर आते हैं। वो एंजाइम्स कहलाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम इस लाइसोसोम के अंदर
पाया जाता है। जब ये लाइसोसोम फट जाता है तो सारे एंजाइम्स जो हैं वो बाहर निकल आएंगे और बाहर निकल के ये पूरे सेल को खा जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो कौन होगा, तो बच्चों यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम जब एक आरएनए के स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे सपोज करते हैं ये आरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक आरएनए है, ठीक, ये आरएनए। अब इसके ऊपर सपोज करते हैं यहाँ राइबोसोम है, ठीक है, तो ये क्या है, राइबोसोम्स है। जब ये आरएनए के स्ट्रैंड से जुड़े रहेंगे तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, इसको पॉलीजोम बोला जाता है। पॉली मतलब ढेर सारे राइबोसोम जब आके जुड़ जाएंगे इसको पॉलीजोम्स बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो जब राइबोसोम इकट्ठे होते हैं एक जगह आके आरएनए के स्ट्रैंड पे जुड़ जाते हैं, दानेदार जैसे होते हैं, और इनका एक ही काम है बच्चों, राइबोसोम का एक ही फंक्शन है। क्या फंक्शन है, प्रोटीन्स बनाना। क्या फंक्शन है, प्रोटीन्स बनाना, ये याद रखेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। ऑप्शन में है वैक्यूल। वैक्यूल की एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है और ये भी बहुत पूछा जाता है। इस मेम्ब्रेन बाउंड्री को क्या बोलते हैं, कॉल्ड टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट है जो कि इसमें पाया जाता है। इनकी एक मेम्ब्रेन बाउंड्री जो होती है वो वैक्यूल की होती है, तो ये तो हटा ही दीजिए ऑप्शन में से। तीसरा है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की भी एक मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है, मीजोसोम्स की भी होती है। राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनल है जिनकी मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं। जब मेम्ब्रेन बाउंड्री होगी तो वो तो प्रोटीन उसके अंदर ही रह जाएगा। कैसे हर जगह जाएगा, बॉडी में हर जगह प्रोटीन कैसे पहुंचेंगे, कैसे खाना बनेगा, कैसे अलग अलग चीजें बनेगी, क्योंकि हर चीज तो प्रोटीन से ही बनती है। प्रोटीन ही है वो चीज जिससे हमारे बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, हम खाना खा पा रहे हैं क्योंकि हमारे बॉडी में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम है जो कि मुंह में पाया जाता है। ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, तरह तरह के एंजाइम्स हैं। बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, वो सब किसकी वजह से बनते हैं, ये सब के सब पीछे कौन काम करता है, प्रोटीन ही तो काम करता है। इसीलिए राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनल है जिन पे मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि सबसे मोटाइल बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो इधर उधर कैसे चल पाता है, उसमें कौन ऐसा ऑर्गेनल है जो, इसमें कौन ऐसा है जो इसमें मदद करता है बैक्टीरिया को हिलने डुलने में, चलने फिरने में। तो यहाँ पे ऑप्शन में फिम्ब्रे, फ्लैजिला, सीलिया और पाइली। तो बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे कि फ्लैजिला ऐसा होता है जैसे ऐसे बैक्टीरिया की बॉडी है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, अक्सर पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का ये किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें किसकी मदद से बैक्टीरिया मूव करता है। तो बच्चों ये फ्लैजिला पाया जाता है, ये फ्लैजिला होता है, ऐसे पूंछ जैसा सा निकला रहेगा। इनकी बॉडी को पानी वगैरह है तो उसमें तैरने मदद करते हैं, तो फ्लैजिला होता है। फिम्ब्रे और पाइली की बात करें बच्चों तो ये क्या करता है, फिम्ब्रे का काम होता है अटैचमेंट का। आप सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, करते ही होंगे है ना। कुछ लड़के होते हैं जैसे मम्मी पापा डांट दिए तब बोलते हैं जाओ ब्रश करो, तब करते हैं, लड़कियां कर लेती है ना। तो यहाँ पे फिम्ब्रे जो होता है बच्चों ये ब्रश का जो ऊपर का ब्रश होता है ना जिसके ऊपर आप टूथपेस्ट लगाते हैं उसकी तरह ही होते हैं और ये अटैचमेंट का काम करते हैं। बैक्टीरिया को जब किसी बॉडी से जुड़ना है तो ये फिम्ब्रे की मदद से जुड़ता है। और पाइली जो है ये मदद करता है डीएनए ट्रांसफर में। इन सब के भी फंक्शन जानते रहेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है बच्चों। ऐसा नहीं है जो सिर्फ क्वेश्चन पूछा है वही आंसर आपको पूछा जाए, जो इसके अलावा और क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन से, वो भी आपका क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। जो ध्यान से सुना करिए जो भी है। तो फ्लैजिला जो होता है बच्चों ये बैक्टीरिया को मूव करने में मदद करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड कहाँ बनता है। ठीक है, लिपिड कहाँ बनता है, कौन से ऑर्गेनल है जो लिपिड बनाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा SER, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, ये क्या करता है, लिपिड बनाता है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ मतलब क्या, दरदरा, और दरदरा क्या, राइबोसोम है। जब ईआर के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, कुछ इस तरह से ईआर होता है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाया जाता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ये अंदर न्यूक्लियोलस वगैरह रहेगा। तो ये जो ईआर है बच्चों, इसके ऊपर जब राइबोसोम पाए जाते हैं तो इसको रफ ईआर बोलते हैं, और जब राइबोसोम है तो वो ऑब्वियस सी बात है एक ही चीज़ बनाएगा, और वो है प्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, इसके अंदर के न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और ये जो मैंने न्यूक्लियस के अंदर बनाया ये, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का काम है बच्चों आरएनए बनाना, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस क्या करता है, तो याद रखेंगे आरएनए यही बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि एसईआर जो है ये लिपिड बनाने में मदद करता है, ऑप्शन बी इसका सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब मुझे फटाफट से कॉमेंट करके आप बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको आया, कौन सा नहीं आया। आई होप आपको, जहाँ तक मुझे लगता है, आप लोग को सेल वाले क्वेश्चन आसान लगे होंगे, थोड़ा टफ लगा होगा वो है इससे पहले वाला सीरीज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का, और जो दूसरा टफ लगा होगा वो है आज का स्टार्टिंग का ये जो 10 क्वेश्चन मैंने कराया रेस्पिरेशन इन प्लांट से। तो वो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, और एक दो बार चाहिए रहेगा इसको और याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन। आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, आरएनए न्यूक्लियोलस में बनता है बच्चों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोलस, ठीक। तो ये भी बच्चों इधर याद रखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये सेशन आज का खत्म होता है। कोई और डाउट है कमेंट करके पूछ लो, कोई क्वेश्चन है पूछ लो, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं कमेंट्स देख लूँगी, और वो आपका उसको आंसर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगी, जब हमारा नेक्स्ट लेके आएंगे। ये 5th सीरीज़ था, 6th सीरीज़ में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगी, है ना। अब हाँ, एक बच्चे का मैंने कॉमेंट पढ़ा था, माइकोराइजा वो पूछ रही थी, है ना। तो बच्चों माइकोराइजा जाते जाते देख लेंगे, ये मुझे याद आ गया बच्चों। माइकोराइजा होता क्या है, देखो माइको का मतलब होता है बच्चों फंगस, है ना। मैं समझती हूँ यहाँ पे थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत होती होगी कि मैं चीज़ें थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बताती हूँ, क्योंकि बच्चों देखो मैं खुद यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड से रही हूँ, तो मुझे भी उतने हिंदी के वर्ड्स जो है वो उतने नहीं मालूम है ना। तो यहाँ पे जितना हो पाता है मैं फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ, आप चाहिए रहेगा तो उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, जब एंट्रेंस एग्जाम दे के आप कॉलेज में जाने वाले हैं ना, वहाँ आपको हिंदी में कोई नहीं बताने वाला है, सब इंग्लिश रहेगा, तो थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा बच्चों, है ना, इतना सा करेंगे। राइजा का मतलब होता है बच्चों रूट, ठीक है। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के जो रूट होते हैं, ठीक है, इन रूट्स के पास जाके फंगस रहता है, फंगस रहता है, ठीक। और वो फंगस जाके करता क्या है, ये फंगस जो है ना इन रूट्स को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। भाई प्लांट्स को तो न्यूट्रिशन लेने से मतलब है, तो ये न्यूट्रिशन फंगस देगा। तो फंगस इसके पास क्यों आया है, क्योंकि सबका अपना अपना फायदा है, दोनों का, फंगस का भी और रूट का भी। तो यहाँ पे अब बोलेगा भाई कि फंगस ने न्यूट्रिशन दिया तो रूट को भी तो कुछ देना पड़ेगा, तो रूट फंगस को क्या देता है, शेल्टर, मतलब रहने का शरण देता है, रहने की जगह देता है। ये काम होता है माइकोराइजा का। और माइकोराइजा जब फंगस और रूट साथ में रहते हैं तो इस टीम वर्क को या इस पार्टनरशिप को बोलते हैं माइकोराइजा। और ये बहुत यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये आसानी से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जैसे ये देखिए, ये जैसे प्लांट की जड़ है, यहाँ पे ये फंगस आया और रहना शुरू किया, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये घूमना शुरू होगा, ठीक है, और घूम कर ये क्या करेगा, कुछ हद तक नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह का भी काम करता है। तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स देगा फंगस रूट को, और रूट जो है वो उसको रहने की जगह देता है, ठीक। माइकोराइजा भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा। जब ये जो रूट है उसके, जब आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जब पढ़ाया था, तो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स तक रह के, सिर्फ कॉर्टेक्स तक रह जाता है, तो उस तरह के माइकोराइजा को एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। लेकिन जब वो एंडोडर्मिस तक पहुंच जाता है, ठीक, तो एंडोडर्मिस तक जब अंदर तक और माइकोराइजा जब घुस जाए रूट के अंदर, तो उसको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्पल भी पूछा जाता है माइकोराइजा का। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों वैम। वैम इसका एग्जाम्पल है, माइकोराइजा का ये टाइप है बच्चों, इसको बोलते हैं वैस्कुलर आर्बिक्यूलर माइकोराइजा, वैम, इसको याद रखिएगा। तो ये मैंने, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बोल रही थी वो बार बार कि मैम मुझे नहीं समझ में आया, तो ये मैंने बता दिया है। आई हो बच्चों जिसने भी क्वेश्चन पूछा उसको ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा, उसको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो फंगस है इसको यहाँ पे बोलते हैं माइकोबायंट। क्या बोलते हैं, माइकोबायंट। और जो यहाँ पे आपका एक तो माइकोराइजा है, ठीक है, तो इसको माइकोबायंट भी बोलते हैं।
ठीक। और यहाँ पे अगर कोई और क्वेश्चन है, मुझे भी याद आ रहा था, मैं भूल गई। देखो माइकोराइजा के अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस और भी अगर पूछे जाते हैं, अगर याद आता है तो मुझे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। ये जो माइकोबायंट और फाइकोबायंट बताने वाली थी वो एल्गी और फंजाई का मैं बताने वाली थी, जिसको लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। एक और एसोसिएशन पूछता है लाइकेन। तो लाइकेन बच्चों किसके किसके बीच में होता है? एल्गी और फंगस जब साथ में रहते हैं, ठीक है, तो इसको लाइकेन बोलते हैं। इसमें जो एल्गी होता है, यहाँ लिख दे रही हूँ, इसमें जो एल्गी होता है बच्चों, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो इस पार्टनर को बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगस होता है इस फंगस पार्टनर को बोलते हैं माइकोबायंट। इसीलिए देखिए माइको यहाँ पे भी है, जहाँ माइको मिले मतलब समझ लीजिए वहाँ फंगस है, तो इसको बोलते हैं माइकोबायंट। जब एल्गी और फंगस साथ में रहते हैं, तो एल्गी फंगस जब साथ रहेंगे तो उसको लाइकेन बोलते हैं, और जब फंगस और रूट साथ में रहते हैं तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। तो बच्चों आज का ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपके लिए सेशन काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, सेशन अच्छा लगा हो, मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा एक फटाफट से, और आगे ऐसी ही सीरीज़ को देखते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए अभी इतना ही रहेगा। थैंक यू।